भारत की राजनीति में बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्हें आप सभी भली भांति से जानते हैं और अपनी अपनी जगह के नेताओं को पहचानते हैं, जो बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी अपने पैसा पावर की वजह से कानून को गुमराह और अपना गुनाह छुपाने का काम करते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही बाहुबली नेता की है जो 6 बार विधायक रहे, साथ ही मंत्रालय का दर्जा भी प्राप्त किया। नेताजी अपने से बहुत ही कम उम्र की लड़की को बहला फुसलाकर प्यार के जाल में फंसाकर 3 बार प्रेग्नेंट कर देते हैं। इसके बाद उस लड़की के साथ नेताजी और उनका पूरा परिवार उस लड़की के साथ इतना दर्दनाक कांड करता है जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप भी सहर उठेंगे। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उनको मधुमिता शुक्ला नाम से जाना जाता है और अब तक जिस नेताजी के बारे में हमने बात की है उनका नाम अमरमणि त्रिपाठी होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की पूरी कहानी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक स्टोरीज बाय दीपक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। आज से कुछ 25 साल पहले यानी सन 99 की दशक में अमरमणि त्रिपाठी पहली बार उत्तर प्रदेश में विधायक के लिए चुने जाते हैं। साथ ही उन दिनों राजनीति में इनकी पहचान बढ़ती जा रही थी, इसलिए इनके कार्यकाल के चलते इनको जनता के द्वारा 6 बार विधायक चुना जाता है। अब इनकी राजनीति में पकड़ मजबूत होने के कारण सरकार बदलने के बाद भी ये हर पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रालय का हिस्सा हुआ करते थे। दूसरी तरफ इस कहानी की दूसरी अहम किरदार मधुमिता शुक्ला बहुत ही कम उम्र में कवि सम्मेलनों के चलते छोटे छोटे मंचों पर आयोजकों की पसंद बन गई थी। अब इनकी बहुत ही कम उम्र 22 साल होने के कारण और तीखे तेवर साथ ही दिखने में बहुत ही खूबसूरत होने के कारण कवि के रूप में लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी। अब इनकी लोकप्रियता बढ़ने के चलते तहसील से लेकर जिले और जिले से लेकर दूसरे प्रदेशों से भी इनको बुलावा आने लगता है। इसी क्रम में साल 2000 में मधुमिता शुक्ला के पास दिल्ली में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शामिल होने का न्योता आता है। हजारों की भीड़ के सामने कम उम्र की मधुमिता जब अपनी कविताएं पढ़ती हैं जिसे सुनकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो जाता है। यहां मौजूद ऑडियंस में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेता के तौर पर पहचाने जाने वाली अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी भी शामिल थी। अब अमरमणि की मां सावित्री मणि त्रिपाठी को कविताओं से बहुत ज्यादा प्रेम था। प्रोग्राम के दौरान ही जब अमरमणि की मां को पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला लखनऊ की हैं, तो एक ही शहर की होने की वजह से प्रोग्राम खत्म होने के बाद सावित्री त्रिपाठी अपनी 2 बेटियों के साथ खास तौर से मधुमिता शुक्ला से मिलने जाती हैं। सावित्री मधुमिता को लखनऊ वापस आने पर उनके घर आकर मिलने का न्योता दे दिए। मधुमिता भी अमरमणि त्रिपाठी की राजनीतिक कद से बखूबी वाकिफ थी। इस कारण मधुमिता के लिए अमरमणि की मां से मिलना बड़े सम्मान की तरह था। इसलिए अमरमणि की मां के निमंत्रण को वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं और वादा करती हैं कि लखनऊ वापस आने के बाद वह जरूर उनसे जाकर मिलेंगी। बातें के मुताबिक जब मधुमिता वापस लखनऊ आती हैं तो नेताजी के घर उनकी मां से मिलने के लिए जाते हैं। दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। सावित्री मधुमिता की कविताओं से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि इन दोनों को एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी क्रम में जब एक दिन मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी के घर आती हैं तभी अमरमणि की नजर मधुमिता पर पड़ती है। अमरमणि भी पहले मधुमिता शुक्ला के बारे में कई बार सुन चुका था, इसलिए पहली ही मुलाकात में अमरमणि मधुमिता से अपनी चुनावी भाषण के लिए कुछ लाइन लिखने के लिए कहता है। अमरमणि के कहने पर मधुमिता तुरंत कुछ लाइन लिखकर अमरमणि को दे देती है और इस तरह अमरमणि तथा मधुमिता शुक्ला की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे नियमित तौर पर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दुनिया की नजरों में मधुमिता अमरमणि के लिए चुनावी भाषण तैयार करती है। 9 मई 2003 को लखनऊ के निशातगंज इलाके के पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर 33/60 घर के अंदर गोली चलने की आवाज आती है। अब वह जल्दी किचन से बाहर निकलता है तो अपनी आंखों से देखकर चौंक जाता है कि मधुमिता जमीन पर नीचे गिरी पड़ी हैं और बहुत जोर से सिसकियां ले रही हैं। जब देखता है
कि जो बाहर दो लोगों के साथ बैठी थी और वह जिन दो लोगों के लिए चाय बना रहा था, वही दो लोग मधुमिता को गोली मारकर भागते नजर आते। तभी दिनेश और शोर मचाता हुआ उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग भागने में सफल हो जाते। दिनेश इस बारे में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को फोन कर जानकारी देता है। जब निधि को यह बात पता चलती है तो वह भागती हुई मधुमिता के पास आ जाती है और सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है। निधि है सब मामले की जानकारी पास के ही पुलिस स्टेशन में देती है और पुलिस को इंतजार करती है। तभी कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं और इस क्राइम को जायजा लेते हुए कार्यवाही में लग जाते हैं। मामले को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि मधुमिता की हत्या कोई लूटपाट के कारण नहीं हुई है, क्योंकि जो गोली मारी गई थी वो एकदम पास से मारी गई थी। पुलिस वाले एक एक एंगल से जांच पड़ताल करते समय जब मधुमिता के कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहां मोबाइल और एक डायरी मिलती है, जिसमें मधुमिता अपना सब कुछ लिखा करती थी। क्योंकि एक तो वैसे भी पैसे से कभी हुआ करती थी, मधुमिता ने अपने जीवन का पूरा सार उस डायरी में नोट किया हुआ था। जब आला अधिकारी द्वारा डायरी को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी पिछले कई वर्षों से लगातार रिलेशनशिप में हैं। डायरी में यह भी दावा था कि इन दिनों मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी। एसएसपी अनिल अग्रवाल तुरंत इन दावों के बारे में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला से बात करते हैं। निधि यह बात कंफर्म करती हैं कि अमरमणि त्रिपाठी और उसकी बहन मधुमिता शुक्ला काफी समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और यह तीसरी बार है जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई हैं। इससे पहले 2 बार मधुमिता का अबॉर्शन करवा दिया गया था। इसका भी जिक्र मधुमिता की डायरी में मिलता है। अब इधर अमरमणि त्रिपाठी थाने पहुंचते हैं और अधिकारियों से बात करने के बाद सबका अंतिम संस्कार करने के लिए जल्दीबाजी दिखाने लगते हैं और सबको घर ले जाने के लिए थोड़ा सा परेशान भी नजर आते हैं। इसलिए थाने से सबको घर ले जाने की अनुमति दे दी जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सब ले जा रहे एक सिपाही के पास वरिष्ठ अधिकारी फोन घुमाते हुए कहते हैं कि किसी भी हालत में सबका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए और फौरन सबको लखनऊ लेकर आया जाए, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि मधुमिता वास्तव में प्रेग्नेंट है या नहीं, और अगर प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का पिता कौन है। अनिल अग्रवाल के आदेश पर फिर से वापस 110 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मधुमिता के सबको बेहद ही गुपचुप तरीके से वापस लखनऊ लाया जाता है तथा शुरुआती जांच में यह कंफर्म हो जाता है कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रूम में मौजूद अमरमणि त्रिपाठी ने दबाव डालकर शुरुआत में ही इस तथ्य को छुपा दिया था। अब एसएसपी अनिल अग्रवाल अपनी निगरानी में मधुमिता के घर में पल रहे भ्रूण का डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस बच्चे का पिता कौन है। जैसा कि मधुमिता शुक्ला की डायरी में अमरमणि त्रिपाठी का जिक्र बच्चों के पिता के तौर पर था, इसलिए पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अमरमणि त्रिपाठी का भी डीएनए सैंपल लिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब डीएनए सैंपल का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वास्तव में मधुमिता शुक्ला के घर में पल रहे बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि अमरमणि त्रिपाठी है। इन सब के अलावा शुरुआत में ही मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला भी पुलिस के सामने बयान देते हुए अमरमणि त्रिपाठी पर ही अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है। अब निधि के मुताबिक अमरमणि ने मधुमिता से शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए थे। पहले 2 बार जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई थी तो किसी तरह अमरमणि ने अबॉर्शन करवा दिया था, मगर तीसरी बार मधुमिता अबॉर्शन करने से मना कर देती है। इस कारण अपना गुनाह छिपाने के लिए अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता की हत्या करवा देते हैं। निधि शुक्ला के इस बयान के बावजूद शुरुआती दौर में अमरमणि त्रिपाठी या अमरमणि के परिवार को किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जाता है और ना ही किसी का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाता है। मगर जब डीएनए रिपोर्ट आ जाती है तो इस मामले को क्राइम ब्रांच लखनऊ को भेज दिया जाता है। लखनऊ क्राइम ब्रांच के तत्कालीन एसपी राजेश पांडे इस केस की पूरी ईमानदारी से जांच करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि तत्काल ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी और अमरमणि त्रिपाठी तब मायावती की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। अब मायावती पर आरोप लगने लगते हैं कि वह अमरमणि त्रिपाठी को बचाने के लिए ही
अधिकारियों को ट्रांसफर करवा रही हैं। इसके अलावा लगातार सीबीआई से इस मामले की जांच की भी मांग होती है, मगर मायावती इस मामले को सीबीआई तक नहीं भेजती हैं। हालांकि जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तब इस मामले की जांच सीआईडी को दे दी जाती है। मामला हाथ में लेने के बाद सीआईडी के अधिकारी इस मामले की जांच शुरू करते हैं, मगर यहां भी कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब दरअसल सीआईडी के 2 अधिकारी पूरी मेहनत से इस केस की जांच करने लगते हैं तथा एक दिन अमरमणि त्रिपाठी घर उससे पूछताछ करने पहुंच जाते हैं, तो उन दोनों अधिकारियों को ही मायावती की सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। अब खुले तौर पर मायावती अमरमणि त्रिपाठी को बचाने का आरोप लगने लगता है। हालांकि जब हंगामा ज्यादा बढ़ता है तो मायावती अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से तो निकाल देती हैं, मगर उनके खिलाफ जांच में किसी तरह की तेजी नहीं दिख जाती है। इसी बीच बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही निधि शुक्ला मामले के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात करती हैं तथा उनसे इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश करती हैं। कथित तौर पर पीएमओ से दबाव आने के बाद मायावती इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने को तैयार हो जाती है। 17 मई 2003 को आखिरकार इस मामले की सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है और अब जब जो जांच में खुलासा होता है वह हैरान करने वाला होता है। दरअसल इस हत्या में केवल अमरमणि त्रिपाठी का ही रोल नहीं था, बल्कि पूरी साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया था। सीबीआई की जांच में सामने आता है कि पहले तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की मुलाकात यूं ही होती, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शादीशुदा और बच्चों के पिता होते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी अपने से आधी उम्र की लड़की मधुमिता शुक्ला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है। पहले 2 बार मधुमिता जब प्रेग्नेंट होती हैं तो अमरमणि के कहने पर वह अबॉर्शन करवा लेती हैं, मगर तीसरी बार वह अबॉर्शन करवाने से इनकार करती हैं तथा अमरमणि पर शादी करने का दबाव बनाने लगती हैं। इधर इस बात की भनक अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी लग जाती है कि अमरमणि का चक्कर मधुमिता शुक्ला के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर मधुमणि त्रिपाठी तथा अमरमणि त्रिपाठी के बीच काफी लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं, मगर अमरमणि अपनी पत्नी के इन आरोपों को नकारते हुए कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। फिर भी मधुमणि को यकीन नहीं होता है और वह अपने करीबी रिश्तेदार भतीजे रोहित चतुर्वेदी से अमरमणि पर नजर रखने को कहती है। हमेशा की तरह जब एक दिन अमरमणि मधुमिता शुक्ला के घर मिलने के लिए जाता है तो रोहित इस बात की जानकारी मधुमिता को दे देता है। मौके पर पहुंचकर मधुमणि रंगे हाथ अमरमणि को पकड़ लेती है। कथित तौर पर रंगों हाथ पकड़े जाने के बाद सारी सच्चाई अमरमणि अपनी पत्नी को बता देता है। यहाँ पर मधुमणि कहती हैं कि अगर मधुमिता शुक्ला को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसी के बाद मधुमिता के कत्ल का प्लान करने के लिए अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी मार्च 2003 में रोहित से मिलने आती हैं और रोहित मधुमिता को खत्म करने का काम संतोष राय नाम के एक व्यक्ति को देता है। इस सिलसिले में संतोष राय, रोहित चतुर्वेदी और मधुमणि की मुलाकात भी होती है। इस मीटिंग में मधुमणि कहती हैं कि इस काम में जितना पैसा लगेगा वह देने को तैयार है, बस यह काम पूरी सफाई के साथ हो जाना चाहिए। इसी के बाद पूरी प्लानिंग के बाद फाइनली 9 मई 2003 को संतोष राय अपने एक और साथी प्रकाश पांडे के साथ मधुमिता के घर जाता है और पहले थोड़ी देर बात करने के बाद सीधे मधुमिता को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद 23 सितंबर 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं इस मामले में संतोष राय, सत्यप्रकाश, प्रकाश पांडे, पप्पू रोहित चतुर्वेदी और मधुमणि त्रिपाठी अमरमणि त्रिपाठी तथा यज्ञ नारायण दीक्षित नाम के व्यक्ति को कत्ल का आरोपी बनाया जाता है। अमरमणि को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, मगर कुछ ही हफ्ते बाद उसे हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जांच के दौरान पावर और पैसे का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि एक के बाद एक कई अहम गवाह मामले से मुकर जाते हैं। इसके बाद केस को नया मोड़ देने की भी कोशिश की जाती है। अमरमणि त्रिपाठी पक्ष की ओर से फर्जी सबूत बनाते हुए यह दावा किया जाता है कि मधुमिता शुक्ला 2002 में ही आईआईटी कानपुर के एक छात्र से शादी कर चुकी हैं, मगर आगे चलकर यह दावा झूठा साबित होता है
अमरमणि की तरफ से यह दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि मधुमिता शुक्ला किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके लिए बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी सीडीआर बनवाया जाता है तथा उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है, मगर आगे चलकर यह भी फर्जी साबित हो जाता है। भले ही एक के बाद एक फर्जी सबूत और गवाह फेल हो रहे थे, फिर भी अमरमणि त्रिपाठी पर आंच नहीं आती है और वह आजाद घूमता रहता है। इसी के बाद मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला केस को उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और इस पूरे मामले को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। अमरमणि त्रिपाठी की जमानत भी रद्द कर दी जाती है। फाइनली उत्तराखंड में इस मामले की सुनवाई शुरू होती है और अमरमणि त्रिपाठी पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित होते हैं। इस कारण 24 अक्टूबर 2007 को इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत कुल 6 लोगों को दोषी करार दिया जाता है तथा सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी समेत बाकी आरोपी भी जेल में ही रहते हैं, मगर 2012 में इन सभी को उत्तराखंड की जेल से वापस गोरखपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कमाल की बात तो यह होती है कि उत्तर प्रदेश में वापस आते ही अमरमणि त्रिपाठी कुछ ही समय तक जेल में रहता है और उसके बाद बीमारी के आधार बनाकर खुद को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करवा लेता है। इधर मधुमणि त्रिपाठी भी बीमारी के आधार पर इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वीआईपी वार्ड में भर्ती हो जाती है। इस कारण अमरमणि त्रिपाठी कभी जेल तो कभी अस्पताल में ही रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 तक अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल और जेल में ही रहता है, मगर 2023 के अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छे व्यवहार के आधार पर अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया। अब दोनों आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी तरफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक स्टोरीज बाय दीपक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही अपराध की दुनिया से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।